हेलो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य बच्चन सिंह सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जो कि ये पुस्तक टीजीटी, पीजीटी, एलटी, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी अनेकानेक परीक्षाओं के लिए अत्यधिक उपयोगी है। इस पुस्तक में मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर अप किया हुआ है जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम भूमिका से ही शुरू करते हैं। बच्चन सिंह की भूमिका से ले करके पूरी किताब में जिस तरीके से हमने टीजीटी, पीजीटी में क्वेश्चंस को देखे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें बच्चन सिंह का एक एक लाइन हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली लाइन होगी, आरंभ में ही कह दूं कि न तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास को लेकर दूसरा नया इतिहास लिखा जा सकता है, न उसे छोड़कर। यानी ये अगर कोटेशन आ गई, किसका कथन है, तो ये कथन होगा आचार्य बच्चन सिंह का। और इसको आप पॉज करके भी पूरी पढ़ सकते हैं। मुझे इसमें पहली लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट लगी। अब हम दूसरे पेज पे जाते हैं। दूसरे पेज पे आदिकाल नामक भ्रामक है, इसे बाबा आदम के ज़माने का आभास होता है। तो हम ये क्वेश्चन रख सकते हैं कि आदिकाल को किसने भ्रामक नाम दिया है, तो बच्चन सिंह ने। और बच्चन सिंह ने आदिकाल को क्या कहा है, बाबा आदम के ज़माने का कहा है। तो अगर हमें पैराग्राफ पढ़ना होगा तो बदलाव के इस परिप्रेक्ष्य में इतिहास के काल विभाजन, नामकरण और मूल्यांकन में भी परिवर्तन होंगे। तो अभी इन्होंने इतिहास के नामकरण को लेकर के अपनी भूमिका स्पष्ट की है। इसके बाद इस काल को अपभ्रंश काल, जातीय साहित्य का उदय कहना अधिक संगत प्रतीत होता है। तो बच्चन सिंह ने आदिकाल को अपभ्रंश काल, जातीय साहित्य का उदय कहा है। भक्तिकाल भक्तिकाल है, मध्यकाल नहीं। मध्यकाल सामान्यतः जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है। इसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जब्दी हुई मनोवृत्ति कहते हैं। मध्यकालीन चित्तवृत्ति में अंग्रेजी की मेडिवियल सेंसिटिविलिटी का अर्थ प्रविष्ट हो चुका है। और मैं आपको एक की पॉइंट बताती हूँ। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चन सिंह ने अपने साहित्य की इस किताब में जगह जगह इंग्लिश के वर्ड्स का बहुत यूज़ किया है, जैसे मेडिवियल सेंसिटिविलिटी। और आगे भी अभी हम जब पूरी किताब सीरीज़ में पढ़ेंगे तो हमें धीरे धीरे वो सारी दिखाई पड़ेंगे। अनेक अर्थों में यह नवजागरण काल है, प्रथम नवजागरण। अब बच्चन सिंह ने भक्ति काल को प्रथम नवजागरण भी कहा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इसे आधुनिक काल कहना पसंद किया है। आज के अंतर्राष्ट्रीय धर्मोन्माद में जलते हुए लोगों को उस काल के भक्ति काव्य में सुकून मिलता है। तो आप इसको देख के, पॉज करके, स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ सकते हैं। मैंने उन्हीं लाइंस को कोट किया है जो मुझे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट लगी। रीतिकाल वस्तुतः शैली, छंद, रूप विधान में भक्तिकाल से भिन्न भूमिका पर खड़ा है। यह अपने आप में स्वतंत्र काल है। इसे उत्तर मध्यकाल कहना गणितीय भ्रमोत्पादन है। शुक्ल जी इसे दो भागों में बांटते हैं, रीति ग्रंथकार कवि और अन्य कवि। अन्य कवि एक गोल शब्द है। इस कोटि में अर्थ की दृष्टि से हल्के कवि आएंगे। घनानंद को शुक्ल रीतिकाल के सर्वोत्कृष्ट कवियों में मानते हैं। फिर उन्हें अन्य कवियों की बिरादरी में क्यों बैठाया जाता है? यहाँ पर उनकी इतिहास दृष्टि में खोट दिखाई पड़ती है। तो बच्चन सिंह यहाँ रीतिकाल में रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्होंने रीतकालीन कवियों को जिन दो भागों में विभक्त किया है, रीतिकालीन, रीति ग्रंथकार कवि और अन्य कवि, तो बच्चन सिंह को ये बात थोड़ी कम जमी। तो उन्होंने कहा कि उनकी इतिहास दृष्टि में खोट दिखाई पड़ती है। प्रवृत्ति की दृष्टि से वे एक को रीतिबद्ध और दूसरे को रीति मुक्त कहते हैं। इसके आधार पर रीतिबद्ध, रीत सिद्ध आदि अवैज्ञानिक उपविभाजन होते रहे। वास्तविकता तो यह है कि रीति मुक्त कोई नहीं है। रीतिकाल का नाम इसी को लेकर सार्थक होता है। रीति मुक्त होकर
कोई रीतिकालीन कैसे होगा, रीतिबद्ध और रीति मुक्त को मैंने उलट दिया। यानी बच्चन सिंह कहते हैं कि मैंने रीतबद्ध और रीति मुक्त को उलट दिया, रीतिबद्ध को बद्ध रीति और रीति मुक्त को मुक्त रीति कहा है। तो अब यहाँ से हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण होती है कि बच्चन सिंह ने इसको बद्ध रीति और मुक्त रीति कहा है। घनानंद ठाकुर बोधा आदि रीति से सर्वथा मुक्त नहीं है, उनमें रीति तो है पर उनकी बद्धता नहीं है। तो बच्चन सिंह का कहना है कि जो रीति मुक्त कवि के अंतर्गत घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर जैसे कवियों को हम पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये रीति के बंधन में बंधे नहीं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि इनके काव्य में रीति नहीं था। उनमें रीति तो है पर उनकी बद्धता नहीं है। इस नाम से नैरंतर्य भी बना रहता है, यानी उनकी निरंतरता भी बनी रहती है और उसका बदलाव भी बना रहता है। रीति से मुक्त होने के लिए जिसमें जितना अधिक संघर्ष है, उसकी संवेदना भी उतनी ही घनीभूत है। इसी काल में हिंदी शैली की उर्दू कविताएं लिखी जा रही थी, जिनकी भाषा खड़ी बोली और आत्मा सेकुलर है, उन्हें भी इस इतिहास में स्थान दिया गया है। आधुनिक काल कालवाचक होने के साथ ही प्रवृत्तिवाचक भी है। आधुनिक काल को उन्होंने कालवाचक और प्रवृत्तिवाचक कहा है। आधुनिक होने की प्रक्रिया का आरंभ 1857 से होता है। इस तरीके से आप इसको पॉज करके आराम से स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हैं। तो ये हो गई हमारी भूमिका, और आप ये देख लीजिए विषय सूची। इसमें अपभ्रंश काल, भक्ति काल, तो उन्होंने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। आदिकाल को उन्होंने 3 भागों में बांटा है। हिंदी भाषा जाति का साहित्य, अपभ्रंश काव्य हिंदी की रचनाएं, श्रृंगार वीर दर्पपूर्ण काव्य, रासो काव्य को उन्होंने दर्पपूर्ण काव्य कहा है, और जातीय कवि यानी विद्यापति गद्य अपभ्रंश का रिक्त। भक्ति काल को उन्होंने 2 धाराओं में निर्गुण, सगुण और संत सूफी, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, जिस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रखा था उसी प्रकार उन्होंने भी रखा है। बद्ध रीति, मुक्त रीति, जैसा कि हम लोग ऊपर के पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं। उन्होंने रीति सिद्ध को बद्ध रीति और रीति मुक्त को मुक्त रीति काव्य कहा है। आधुनिक काल को नवजागरण युग, स्वच्छंदतावाद युग, उत्तर स्वच्छंदतावाद युग आदि बिंदुओं में बांट रखा है। तो अभी हम अपभ्रंश काल पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी भाषा और जाति का साहित्य, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। अगर आपको ऐसे ही आगे और वीडियोस बच्चन सिंह की पूरी सीरीज़ करने के बाद हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी के भी इतिहास ग्रंथों को इसी तरीके से पढ़ेंगे। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।